तो ये हमारा आज सेकंड पार्ट है राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश का। तो यहाँ तक हमने कर ही लिया था ये लास्ट क्लास में, मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर में, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश। तो देखो, व्यक्तिगत मतानुसार, भौगोलिकता के अनुसार दो तरीके से हमारे राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश जो हैं वो विभाजित हैं। देखो, कई लोगों ने भी अपने मत दिए हैं, तो वो तो व्यक्तिगत मत हो गए, और ये हमारा भौगोलिकता जो हमारे खुद का फिजिकल कंडीशन है राजस्थान का, उसके अकॉर्डिंग है। तो पहले कुछ व्यक्तियों के अनुसार देख लेते हैं। तो प्रोफेसर जो वीसी मिश्रा थे, उनके अनुसार राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। 7 कौन कौन से? शुष्क, अर्धशुष्क, नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश और दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश और चंबल बीहड़ प्रदेश, ठीक है। अब इसको देखते हैं कौन कौन से हैं। तो देखो, ये तो शुष्क हो गए, जहाँ पर मरुस्थल होगा, ऑब्वियस ही बात है, वहाँ पे शुष्क ही होगा, सब कुछ बिल्कुल सूखा सूखा होगा। ये अपना अर्धशुष्क हो गया, इसके पास वाला इलाका अर्धशुष्क होगा, इसमें भी कोई शक नहीं है, ठीक है। ये अर्धशुष्क हो गया। ये जो तीसरा प्रदेश है, इसको इसने नहरी प्रदेश का नाम दे दिया, क्योंकि यहाँ से अपनी एक नदी जाती थी, घग्गर नदी, सरस्वती नदी के जो का कोई ही घग्गर नदी कहते हैं कई। तो ये जो तीसरी नदी है, इसको यहाँ पे नहरी प्रदेश इसको कहते हैं। ये अपना हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर वाला, एक श्रीगंगानगर वाला इलाका है मुख्यतः। ये आता है अपना चौथा अरावली, ठीक है। पांचवा अपना ये पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, ये वाला जो है, ये जो हो गया ये सातवां, ये है चंबल बीहड़ प्रदेश। चंबल बीहड़ प्रदेश मतलब यहाँ से चंबल वगैरह जहाँ से जाती है, तो उसके आसपास का जो क्षेत्र हो गया वो चंबल बीहड़ प्रदेश हो गया। और ये जो है वो दक्षिण पूर्वी, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, तो दक्षिण पूर्वी प्रदेश ये वाला हो गया। तो दक्षिण पूर्वी प्रदेश कृषि प्रदेश, ये छठा इसको दिया था। तो ऐसे करके इसने 7 भागों में तोड़े थे इसको। पहला शुष्क हो गया, फिर अर्धशुष्क, फिर ये नहरी, फिर अरावली, फिर पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, फिर दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश और ये चंबल वाला प्रदेश, ठीक है। ऐसे तो अपने प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने 7 में तोड़ा था इसको, ठीक है। अब देखो, भौगोलिकता के अनुसार, अब अपन आते हैं भौगोलिकता के अनुसार। तो उच्चावच एवं जलवायु, ये चेक किए हमने। भौगोलिक कारकों के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। जो भौगोलिक कारक है, फिजिकल जो चीज़ें हैं, उनके अनुसार हमने इसको देखा कि राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। पहला तो पर्वत है, फिर उसके बाद में पठार है, फिर मैदान है और फिर मरुस्थल है। ऐसे 4 भागों में बांटा गया है। पर्वत बड़े होते हैं, फिर पठार छोटे छोटे, फिर मैदान बिल्कुल ऐसे, और मरुस्थल ऐसे, ठीक है। 4 भागों में बांटा गया है। अब अपन आते हैं सबसे पहले, देखो मरुस्थल, ये हो गया मरुस्थल, ये हो गया अरावली, ठीक है। ये हो गया अपना मैदानी प्रदेश, ये हो गया अपना हाड़ौती, ठीक है। मैदानी प्रदेश की जो हाइट होती है लगभग 450 मीटर के लगभग, इनकी जो हाड़ौती और ये वाला इलाका है, इसकी ऊंचाई लगभग 500 से 600 मीटर। अरावली की तो और भी ज़्यादा होती है। ये मरुस्थल तो बिल्कुल समतल टाइप का। देखते हैं, अब देखो, ये जो 4 प्रदेश है, जो सबसे पहला है मरुस्थल, आपको साफ दिख रहा होगा, सबसे ज़्यादा इलाका घेर के बैठा है, आधा राजस्थान से भी ज़्यादा दिख रहा है इसके अंदर, मरुस्थल प्रदेश में। इसीलिए तो कहते हैं सब राजस्थान में वही वो है, डेजर्ट ही डेजर्ट। बाकी हर जगह डेजर्ट नहीं है, अरावली के इस तरफ डेजर्ट है, इस तरफ नहीं है, ठीक है। तो इस तरफ जो डेजर्ट है वो कितना है? तो देखो, टोटल राजस्थान 100% है, ये पूरा 100% राजस्थान है। इस 100% राजस्थान में से 61.11%, मतलब 2/3 एरिया, 2/3 भी बोल सकता है कोई, या फिर कोई 61.11% भी बोल सकता है। इतना एरिया मरुस्थल एरिया है। जो पहला वाला है, फर्स्ट की बात कर रहे हैं अपन, मरुस्थल प्रदेश की, तो 61.11% का एरिया लेकर के बैठा है ये पूरे राजस्थान का मरुस्थल प्रदेश। और 40% पॉपुलेशन राजस्थान की इधर रहती है, 61.11 जगह पे, इस मरुस्थल प्रदेश में, ठीक है। पुराने 12 डिस्ट्रिक्ट थे, अभी 10 हो गए, ठीक है। जो भी है बाद में देख लेना इसको। अभी देखते हैं अपन, रेतीली और बलुई मिट्टी पाई जाती है, तो ये फैक्ट बात है। जहाँ पे मरुस्थल होगा वहाँ पे रेतीली मिट्टी पाई जाएगी, रेत होती है वहाँ पे, तो रेतीली बलुई मृदा पाई जाती है। शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु, तो देखो शुष्क और अर्धशुष्क मिलेगी, क्योंकि वीसी मिश्रा ने बताया ही था कि ये इतना तो शुष्क है, फिर इधर अर्धशुष्क है, तो शुष्क और अर्धशुष्क वाला इलाका यही है। ये हो गया पहला। अब आते हैं अपन दूसरा, अरावली पे। तो अरावली जो है वो 9% एरिया घिरा हुआ है। जो राजस्थान है उसका लगभग 9% एरिया में अरावली फैली हुई है, और 9% एरिया के साथ 10% पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है अरावली में, क्योंकि पहाड़ बहुत ज़्यादा है, तो इतने लोग वहाँ पे रह नहीं पाते। बाकी ऐसा भी नहीं है कि इतने ज़्यादा वो है, पर यह है कि 9% एरिया है, तो 10% लोग काफ़ी रह रहे हैं। देखो, इधर तो 61% लोग हैं, पर फिर भी 40% रह रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन, इधर डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 7 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। 7 डिस्ट्रिक्ट है, जो 7 13, अब भाई, ठीक है। अब आते हैं वनीय मृदा पे। अब आप सीधा सा आप खुद ही कैलकुलेशन लगा सकते हो कि अरावली जो है वो खुद ही में अपने आप में एक वन है। वन मतलब पेड़ पौधे पहाड़ कितने ज़्यादा है, तो यहाँ की मृदा भी वनीय मृदा ही होगी, इसमें कोई वही नहीं है। इसमें जो जलवायु है उप आर्द्र जलवायु, ठीक है। उप आर्द्र जलवायु अपने इसमें पाई जाती है। उसके बाद में अपन आते हैं थर्ड पे। थर्ड है अपना मैदानी प्रदेश, जो अपना जयपुर, दौसा, अलवर, ये जो भरतपुर का ये वाला इलाका हो गया, ये सारा हो गया अपना
मैदानी प्रदेश। तो मैदानी प्रदेश में आप देखो 23% एरिया कवर्ड है मैदानी प्रदेश का, 23% एरिया मैदानी प्रदेश में कवर्ड है, 39% पॉपुलेशन मैदानी एरिया में रहती है और 10 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर टोटल है। ठीक है, जालोट मृदा यहाँ पे पाई जाती है और ये आर्द्र जलवायु यहाँ पे है। ठीक है, आर्द्र जलवायु। इसके बाद में अब आता है सबसे कम 6.89% अपना हाड़ौती वाला इलाका जो है वो लेके बैठा है 6.81%। ठीक है, 11% की पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है, 7 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं और काली और बेसाल्ट मृदा अति आर्द्र जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, अब देखो इसको बिल्कुल इसके थ्रू समझा देते हैं। टेबल बनाई हुई है भौतिक प्रदेशों की सामान्य जानकारी। देखो क्षेत्रफल की अगर अपन बात करते हैं तो मरुस्थल 61.11% गिर के बैठा है या फिर 2/3, अरावली 9% लेके बैठी है, मैदान 23% लेके बैठा है। ऐसे याद रखना, अरावली 10 से थोड़ा कम और जो 10 है वो इतने लोग हैं यहाँ पे, 10% लोग। ठीक है, मैदान 23% और मैदान में लोग 39%। अब आप खुद समझ सकते हो, मैदान में 23 में भी देखो 39% लोग रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैदानी की जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, तो वहाँ पर लोग जा करके बसना पसंद करते हैं। अब जबकि देखो मरुस्थल में पानी वगैरह कुछ नहीं होता, तो वहाँ पे लोग ऑब्वियस सी बात है कम ही रहेंगे। लेकिन जब जगह इतनी सारी है 61.11%, तो इससे 1% ज़्यादा हो गया इधर। ठीक है, अपन आते हैं उसके बाद में हाड़ौती पे। हाड़ौती में 11% है और 6.89% ये है। आप तो बस ये 3 याद रख लेना, 6.89 तो माइनस कर लेना 100 में से, तो यही बचेगा। ठीक है, इसके अंदर जिले की बात करते हैं तो मरुस्थल में मुख्यतः 12 जिले हैं, इसमें मुख्यतः 7 जिले हैं, मैदान में मुख्यतः 10 जिले हैं, हाड़ौती में मुख्यतः 7 जिले हैं। ठीक है, मिट्टी की बात करते हैं तो इसमें रेतीली होएगी, अरावली में वनीय होएगी, मैदान में जालोट होएगी और हाड़ौत में काली मिट्टी होएगी। ये है शुष्क और अर्ध शुष्क वाला इलाका जो अपना मरुस्थल है। अरावली अपनी उपाद्र है, मैदानी क्षेत्र जो अपने दौसा जयपुर वगैरह हैं वो अपना आर्द्र है और हाड़ौती अपना अति आर्द्र है। ठीक है, अब राजस्थान के भौतिक विभाजन में गोंडवाना लैंड का भाग बहुत कम है, हाड़ौती एवं अरावली। अपन ने पहली क्लास में देखा था कि जो गोंडवाना लैंड का भाग है वो हाड़ौती और अरावली है। ठीक है, और 33 सागर के मैदानी क्षेत्र और अपना मरुस्थल था। तो जो हाड़ौती और अरावली है, जो अपना गोंडवाना लैंड का भाग है, वो लगभग 16% ही है। देखो 9% तो ये है और 6.89% ही है, तो 7 मान लो, इसको 9 मान लो, तो 9 और 7 16, लगभग 16% है अपना इसका भाग। किसका? गोंडवाना लैंड का भाग लगभग 16% है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि गोंडवाना लैंड का भाग कितना है राजस्थान में, तो लगभग 16% है। एक्यूरेट पूछे तो ये 15.89% है। ठीक है, अब आते हैं अपन जनसंख्या घनत्व। तो देखो सीधी सी बात है, मैदानी क्षेत्रों में अधिक होता है क्योंकि वहाँ पर उपजाऊ मृदा पाई जाती है। अभी अपन ने डिस्कस कर ही लिया था ये बात। ठीक है, अब उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल पढ़ने से पहले एक बार अपन इसको फिर से देख लेते हैं। ठीक है, मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ ताकि ये चीज़ें भूलो ना, क्योंकि जनरली क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। इस वाले टॉपिक में अगर क्वेश्चंस बनेंगे तो यहीं से बनते हैं कि भाई कितना % क्या है क्या नहीं है। तो देखो मैं आपको इसमें समझा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो अपन आते हैं सबसे पहले मरुस्थल पे। तो राजस्थान की मरुस्थल की अगर अपन बात करते हैं तो डेजर्ट वाला इलाका हो गया ये। लिखने से थोड़ा हिलता है ना, चलो छोड़ो, अगली बार नहीं लिखेंगे। डेजर्ट वाला इलाका है, तो डेजर्ट अपन ने भी बात किया था 61.11% में है। ठीक है, और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं जनसंख्या है वो कितनी रहती है, लगभग 40% की जनसंख्या यहाँ पे रहती है। ठीक है, उसके बाद में अपन आते हैं अरावली पे। अरावली की अगर अपन बात करते हैं तो अरावली लगभग 9% में, 10 से थोड़ा कम 10%, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या रहती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं मैदान की, जो अपने मैदान है। तो मैदान की अगर अपन बात करें तो मैदान लगभग 23% इलाके में है और 39% यहाँ पे लोग रहते हैं, इससे एक कम। ठीक है, डेजर्ट से। उसके बाद में अपन आते हैं हाड़ौती। ठीक है, हाड़ौती की अगर अपन बात करते हैं तो हाड़ौती में 6.89% लोग हैं, जगह है। 6.89% की जगह पे हाड़ौती बसा हुआ है और इधर जो लोग रहते हैं वो रहते हैं लगभग 11% लोग। जिलों की बात करें तो इसमें लगभग 12 जिले हैं, डेजर्ट में लगभग 12 जिले हैं और इसमें लगभग 7 जिले हैं। क्या बोलते हैं अरावली में लगभग 7 जिले हैं और ये अपना मैदान हो गया। तो मैदान में लगभग 10 जिले हैं और हाड़ौती में लगभग 7 जिले हैं। इन दोनों में लगभग 7 जिले हैं, इनमें इतना हो गया। ठीक है, अब ये चीज़ें बस इसको ऊपर से आप याद रखो। इसमें रेतीली मिट्टी मिलेगी, अरावली में क्या बोलते हैं वनीय मृदा मिलेगी, मैदानी में अपने जालोट मृदा मिलेगी और हाड़ौती में अपनी काली मृदा मिलेगी। बस इसको इतने पॉइंट को याद रखना। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते। ठीक है, अब अपन आते हैं
उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, जो अपना मरुस्थल वाला इलाका है, इसे थार का मरुस्थल कहा जाता है। इसका निर्माण टर्शरी काल में हुआ। विस्तार, अगर अपन इसके विस्तार की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 640 किलोमीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है, लंबाई मतलब 640 किलोमीटर लंबाई में तो फैला हुआ है, और चौड़ाई जो है वो 300 किलोमीटर की है, ठीक है। और इसकी औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर है, ठीक है। अब नोट, मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। तो मरुस्थल का जो क्षेत्र है वो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। मरुस्थल की ढाल पे बात करते हैं। तो आप इतना मत समझो, आप इसको बस ऐसे समझो, मरुस्थल की ढाल ऐसे है, ऐसे। अब इसको आप खुद से डिफाइन करो। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, या फिर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। तो कैसे आ रहा है ये? उत्तर पश्चिम से, उत्तर पूर्व से पश्चिम दक्षिण, या फिर दक्षिण पश्चिम तक आ रहा है, यूँ आ रहा है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम पे आ रहा है। तो देखो, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यूँ ऐसे याद रखना। ऐसे तो मरुस्थल की ढाल है, और मरुस्थलीकरण ऐसे हो रहा है, उल्टा। ढाल तो ऐसे है लेकिन जा ऐसे रहा है, ठीक है। मरुस्थल का अध्ययन अपन करते हैं। मरुस्थल के अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है मरुस्थल को। एक तो शुष्क मरुस्थल, एक अर्धशुष्क मरुस्थल। अपन पीछे ही पढ़ के आए हैं अभी। तो देखो, शुष्क मरुस्थल कौन सा है? जहाँ पे बिल्कुल कुछ भी पानी वानी की व्यवस्थाएं बहुत कम है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, इधर 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक वर्षाएं होती है, बस। अब अपन आते हैं अर्धशुष्क मरुस्थल पे। तो ये है अपना बांगड़ क्षेत्र, ठीक है। ये हो गया अपना पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जो अपन पीछे पढ़ के आए हैं। बांगड़ क्षेत्र जो है, इसको अपन अर्धशुष्क मरुस्थल कहते हैं। इधर वर्षा जो है वो 25 से 50 सेंटीमीटर के लगभग होती है। देखो, ये अपना राजस्थान है, ये अपना शुष्क मरुस्थल है, ठीक है। ये अपना शुष्क मरुस्थल है। ये वाला अपना इलाका हो गया जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर वाला। ये अपना अर्धशुष्क मरुस्थल है। ये जो बीच का इलाका है ये अपना अर्धशुष्क मरुस्थल है। ये जो पूरा, इसमें देखो हनुमानगढ़, जैसलमेर, ये सब आते हैं। और पाली, नागौर, सिंदूर याद रखने के लिए आप बांगड़ याद रख सकते हो कि भाई पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू के आसपास का जो इलाका है, ये पूरा, इस पूरे को अपन बोलते हैं, ये वाला अरावली से इधर इधर, ये पूरा अर्धशुष्क हो गया। और इधर जो है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर वाला शुष्क मरुस्थल हो गया, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। अब आते हैं अपन शुष्क मरुस्थल को। तो देखो, अपन ने पहले भी बात किया था कि ये जो वाला इलाका है, ये इतना सा जो होता है, पिछली वीडियो में, तो उसमें अपन ने बताया था कि इसको अपन बोलते हैं राठी प्रदेश, ठीक है। ये वाला अपना राठी प्रदेश था। और राठ प्रदेश अपना कौन सा था? अपना अलवर वाला जो इलाका था वो अपना राठ प्रदेश था। और राठी वाला ये था, इतना। तो ये जो राठी प्रदेश है, जो उसी को अपन एक तरीके से एरिड राठी जो प्रदेश था, उसी को अपन शुष्क मरुस्थल बोलते हैं। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को शुष्क मरुस्थल, राठी प्रदेश कहा जाता है। अध्ययन की दृष्टि से शुष्क मरुस्थल को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। एक तो बालुकास्तु युक्त और एक बालुकास्तु मुक्त। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ है कि जो अपना शुष्क मरुस्थल है, अब मरुस्थल में क्या मिलेंगे? डेजर्ट्स मिलेंगे, सैंड ड्यून्स मिलेंगे। सैंड ड्यून्स मतलब बालुकास्तुज मिलेंगे, जो टीले हैं होते हैं अपने क्या बोलते हैं, मिट्टियों के। तो मिट्टियों के जो टीले होते हैं, तो कितने तो टीले हैं और कितनी जगह पर टीले नहीं हैं। तो देखो, सीधी सी बात है कि क्या बोलते हैं, राजस्थान है, और राजस्थान में जैसलमेर जैसा इलाका है, तो उन इलाकों पे क्या बोलते हैं, ज़्यादा ही होंगे ये जो सैंड ड्यून्स हैं, ये अपने ज़्यादा ही मिलेंगे उन इलाकों में। तो देखो, 58.5% तो बालुकास्तु है, और 41.5% बालुकास्तु नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो जो बालुकास्तु युक्त है, मतलब जहाँ पे बालुकास्तु है इन इलाकों में, जो राठी प्रदेश है, यहाँ पे बालुकास्तु है, वो 58.5% है, ठीक है। और जो बालुकास्तु मुक्त है, जहाँ पे बालुकास्तु नहीं है, वो 41.5% है। तो इसको आप ऐसे याद रख लेना, आधे से ज़्यादा जगह पे, लगभग 60% जगह पे ही क्या बोलते हैं, बालुकास्तु युक्त है, और बालुकास्तु मुक्त जो है वो 41.5% है, ठीक है। अब आप इस चीज़ को क्या बोलते हैं, याद कर लेना कि बालुकास्तु ज़्यादा है, मतलब डेजर्ट्स के अंदर जो बालुकास्तु होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, 58.5%, और ये 41.5%, दोनों को प्लस करो 100 आएगा। अब आते हैं अपन बालुकास्तु मुक्त मरुस्थल विदाउट सैंड ड्यून्स, जहाँ पे सैंड ड्यून्स नहीं है, वो वाले रीजन के कौन से हैं। देखो, तो देखो, इस क्षेत्र में बालुकास्तु नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पथरीला मरुस्थल, जिसको अपन रॉकी डेजर्ट कहते हैं, पाया जाता है, जिसे हमादा कहा जाता है, ठीक है। पथरीला मरुस्थल को अपन हमादा कहते हैं ना, ये पाया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, वो नहीं बन पाते मिट्टी के टीले। विस्तार कहाँ पे इसका? देखो, सबसे ज़्यादा जैसलमेर के पोखरण में। पूरे जैसलमेर में नहीं है, जैसलमेर में तो आपको बालुकास्तु भी मिलेंगे, लेकिन जो जैसलमेर का पर्सनली पोखरण की बात आ जाए, तो पोखरण में बालुकास्तु नहीं है, वहाँ पे पथरीले डेजर्ट ज़्यादा है, हमादा ज़्यादा है। रामगढ़ और लोधरवा, ये जो 3 इलाके हैं, जनरली इनके नाम आ जाते हैं ऑप्शंस में कि पोखरण के अंदर बालुकास्तु है, तो अपन को उस जगह मना करना है, नहीं, पोखरण, रामगढ़ और लोधरवा में, जैसलमेर में बालुकास्तु नहीं है। लेकिन अगर सीधा क्वेश्चन आए कि जैसलमेर में बालुकास्तु है, तो हाँ है, जैसलमेर में तो है, लेकिन इन जैसलमेर के ये पर्टिकुलर ये 3 जो डिस्ट्रिक्ट, क्या बोलते हैं, 3 जो जगह हैं, इन जगह पे बालुकास्तु नहीं है,
ऐसे ही बाड़मेर है, बाड़मेर में भी बालू का स्तूप तो है, लेकिन बाड़मेर के बालोतरा और थोब इन 2 जगह पे बालू का स्तूप नहीं है, ये बालू का स्तूप युक्त है, मुक्त है, इनमें नहीं है। फिर अपना आता है थर्ड है अपना जोधपुर फलोदी। तो जोधपुर का जो फलोदी है, अब तो नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है, तो जो फलोदी है इस फलोदी के अंदर क्या बोलते हैं बालू का स्तूप नहीं है, ठीक है, बाकी जोधपुर में तो है। और उत्तरी बीकानेर, ठीक है। अब अपन आते हैं बालू का स्तूप युक्त। तो बालू का स्तूप युक्त कितने 58.5% जगह पे बालू का स्तूप है, जहाँ पे सैंड डेजर्ट्स हैं, सैंडी डेजर्ट्स। ये 41.5% की बातें हो गई, और ये सैंडी डेजर्ट्स की बात करते हैं अपन 58.5 की। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले हवाएं चलती हैं, फिर जो अपनी सोइल जो मिट्टी है वो उड़ती है, फिर वो एक जगह पे जा करके डिपॉजिट होती है, फिर उससे अपने बालू का स्तूप या फिर सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। ऐसा ही होता है कार्यक्रम। अब अपन इससे बात करते हैं, जब पवन द्वारा अपर्दनीकरण गतिविधियों से मृदा का निष्पेक्ष किया जाता है तो बनने वाली स्थलाकृति बालू का स्तूप कहलाती है। ये जो अभी अपन ने बताया उसी को बताया इसमें। आगे बढ़ते हैं। बालू का स्तूप सर्वाधिक जैसलमेर, जबकि बालू का स्तूप सबसे कम जोधपुर में पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको जैसलमेर में मिलेंगे और सबसे कम आपको जोधपुर में मिलेंगे, ठीक है। बालू का स्तूप के जो प्रकार है, देखो कितने प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं, ठीक है, ठीक है। और देखो जैसलमेर का जो चट्टानी प्रदेश है वो ड्यून मुक्त ट्रैक है, ठीक है। जैसलमेर का जो चट्टानी प्रदेश है, तो सीधी सी बात है, जहाँ पे चट्टान आ गए तो फिर वहाँ पे पत्थर आ जाएंगे, तो पत्थर आ जाएंगे तो ड्यून मुक्त ट्रैक ऑटोमेटिक है, होगा ही, ठीक है। अब है बालू का स्तूप के प्रकार। बरखान, ऊंचाई, देखो बरखान कैसा होता है, देखो ये जो दिख रहा है इसको अपन बरखान बोलते हैं। ये लगभग सी टाइप का जो है अवतल, जो अवतल कॉनकेव टाइप का बना हुआ होता है, इसको अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं, बरखान बोलते हैं, ठीक है। इधर से अपना ये हो गया कॉन्वेक्स, इधर से हो गया कॉनकेव, लगभग जो इस तरीके से सी की तरह बना हुआ है इसको अपन बोलते हैं बरखान बालू का स्तूप। यह पवन द्वारा मिट्टी का जमाव अर्धचंद्राकार कंसेंट्रिक शेप में बनाता है, तो निर्मित स्थलाकृति बरखान कहलाती है, ठीक है। अब आते हैं अपन नोट पे। बरखान बालू का स्तूप सर्वाधिक गतिशील या स्थानांतरित बालू का स्तूप होते हैं, जिसके कारण सर्वाधिक मरुस्थलीकरण होता है। अब देखो जो ये अपना बरखान बालू का स्तूप है ना, ये सबसे बड़ा रीज़न है क्या बोलते हैं अपने मरुस्थलीकरण का, क्योंकि देखो ये इस टाइप से होता है, इधर से हवा चलती है, हवा चलते ही ये आगे भागता है, ये फिर यूँ हो जाता है, फिर ये आगे बढ़ता जाता है, तो ये इस तरीके से क्या है फटाफट आगे बढ़ता है, और जब ये फटाफट आगे बढ़ता है तो मरुस्थलीकरण होता है। और अपन ने बात की थी मरुस्थलीकरण कैसे होता है, इस दिशा में होता है और ढाल इस दिशा में है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। बरखान बालू का स्तूप सर्वाधिक गतिशील, ये तो अपन ने पढ़ ही दिया था, और सर्वाधिक जो है वो शेखावाटी के चूरू में है, ठीक है। शेखावाटी जो था अपना सीकर चूरू झुंझुनू, उसमें शेखावाटी में चूरू के अंदर सबसे ज़्यादा आपको बरखान देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब अगर अपन आगे बढ़ते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ट्रांसफर सैंड ड्यून्स, ट्रांसफर सैंड ड्यून्स। तो देखो बरखान, चलो इसको पहले इसको देख लेते हैं। ट्रांसफर, देखो ट्रांसफर्स का सीधा सा मतलब है कि एक तरीके से 90 डिग्री पे समझ लो आप इसको। कोई भी एक आगे मान लो दीवार है ऐसे स्ट्रेट, इधर से बालू का स्तूप उड़ते उड़ते आए तो इधर आके जम गए, तो इधर आके जम के जो ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं उसको अपन बोलते हैं ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स। 90 डिग्री पे आके जो जम जाते हैं उसको अपन ट्रांसफर सैंड ड्यून्स कहते हैं, ठीक है। जब पवन द्वारा मिट्टी का जमाव अपने समकोण, देखो समकोण 90 डिग्री पर किया जाता है, तो उससे बहने वाले, तो उससे बनने वाली स्थलाकृति अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाती है, ठीक है। इसका जो विस्तार है, ठीक है, इसका जो विस्तार है वो कहाँ पे, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर के पुगल में, दक्षिणी गंगानगर सूरतगढ़ में, हनुमानगढ़ के रावतसर में और चूरू में और झुंझुनू में, ठीक है, ठीक है। बीकानेर के पुगल में, दक्षिण गंगानगर के सूरतगढ़ में, हनुमान के रावतसर में और चूरू में और झुंझुनू में। बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, ये सारी मतलब वही है इलाके, तो शुष्क और अर्ध शुष्क वाले ही होंगे जहाँ पे मिलेंगे, लेकिन जनरली बीकानेर के पुगल याद रखना, दक्षिण गंगानगर का सूरतगढ़, ये ऐसे कैसे क्वेश्चंस में आए हुए हैं इसलिए मैंने इनको यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो दक्षिण गंगानगर का सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ का रावतसर और चूरू झुंझुनू। अब आते हैं अपन अगले पे। तो देखो अनुधैर्य, अनुधैर्य को पढ़ने से समझ में आ रहा है रेखीय बालू का स्तूप, मतलब लॉन्गिट्यूडनल, मतलब लंबे, देखो सीधे सीधे चलने वाले। जब पवन समांतर बालू का स्तूप बनते हैं तो उन्हें अनुधैर्य बालू का स्तूप कहते हैं, मतलब जैसे जैसे हवा चल रही है उसी तरीके से बालू का स्तूप बनते जा रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लीनियर बालू का स्तूप या फिर लॉन्गिट्यूडनल बालू का स्तूप या फिर अनुधैर्य बालू का स्तूप। इसका विस्तार जैसलमेर में सबसे ज़्यादा है, लूणी व जवाई नदी के समांतर, ठीक है, नदियों के समांतर बनते हैं जनरली ये। तो देखो आपको कभी भी कोई इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले आरपीएससी कि भाई नदियों के जो समांतर बालू का स्तूप बनते हैं वो कौन से होते हैं, तो देखो वो यही होते हैं अनुधैर्य, लीनियर, क्योंकि जैसे जैसे नदी बह रही है उसके साइड में वैसे वैसे वो बन जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन पैराबोलिक बालू का स्तूप है। पैराबोलिक तो महिलाओं के बालों की क्लिप, जो महिलाओं की बालों की जो क्लिप होती है, हेयर पिन कुछ ऐसी
तो ये वाली जो हेयर पिन होती है, इस हेयर पिन की स्टाइल में बनते हैं वो जो अपने बालों का स्तूप बनते हैं। महिलाओं के बालों के क्लिप नुमा या बरखान के विपरीत, बरखान अपना ऐसा होता था इस टाइप से कुछ, तो बरखान के जो विपरीत, देखो पवन आई, ये बरखान है, मैंने बताया था बरखान है, इधर से पवन आती है, पवन आते ही ऐसे हो जाएगा उल्टा, ये हो गया देखो बरखान है, ये आते ही उल्टा हो गया, तो उल्टा होते ही इसको अपन बोलते हैं पैराबोलिक। ठीक है, ये अपना हेयर पिन है, लड़कियों की जो हेयर पिन होती है उसका जैसा होता है ये। विस्तार इसका सबसे ज़्यादा वही जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर। ठीक है, जैसलमेर देखो हर जगह विस्तार में ज़्यादा ही आता है जनरली। ये बालों का स्तूप सर्वाधिक पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ये बालों का स्तूप कौन से, पैराबोलिक पाए जाएंगे, क्योंकि अपन ने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा बरखान सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो बरखान सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे, तो ये भी पाए जाएंगे, क्योंकि हवा चलती है, तो हवा तो हर जगह चलती है, तो हवा चलेगी तो पैराबोलिक बीन जनरेट होंगे। ठीक है, अब आते हैं अपन सीफ पे। सीफ क्या होता है देखो, तो देखो सीफ से समझ में आता है, सीधी सी बात है, सीफ का मतलब ये है कि जैसे ही हवा चलती है, मान लो जैसे बरखान है तो हवा चलती है, तो हवा चलते कई बार ऐसा होता है कि एक दिशा से तो खिंच गया और एक दिशा से ऐसे कैसे ही रह गया, एक दिशा से ऐसे कैसे रह गया और एक दिशा से खिंच गया, तो उसको अपन सीफ बोल देते हैं। देखो बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की एक भुजा की दिशा की ओर बढ़ जाती है, तो उसको शीफ कहते हैं। ठीक है, जैसे शिफ्ट होगा वैसे उसको शीफ कह देंगे। देखो ये बरखान था, हवा चली, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, इसको अपन शीफ बोल देंगे। शीफ का जो विस्तार है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, चूरू, बीकानेर और जैसलमेर में। विशेष स्थान नहीं है, देखो सीधी सी बात है, विशिष्ट स्थान कैसे होगा, हवा तो हर जगह चलती है, तो मरुस्थल है वहीं पर आएगा, जहाँ पे मरुस्थल है वहाँ पे शीफ भी मिलेगा। तो इसका जनरली कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, जनरली मिलता कहाँ पे, हर जगह मिलेगा। फिर आता है अपन बरखान पे, तो बरखान अनुप्रस्थ बराबर ट्रांसफर्स। ठीक है, बरखान ऐसे जाके टच हो जाती है कहीं पे 90 डिग्री पे, तो ट्रांसफर्स हो जाता है। और लॉन्गिट्यूडनल, देखो बरखान इसको हवा चली और ये स्ट्रेट हो गई, तो ये लॉन्गिट्यूडनल भी हो गई। ठीक है, अब आते हैं अपन तारानुमा पे। तारानुमा का सीधा सा मतलब क्या है, देखो इस तरीके के बालू का स्तूप बने। अब देखो ऐसे बालू का स्तूप कैसे बन सकते हैं कि ऐसे बन गया, फिर नीचे से घुस गया, फिर बन गया, ऐसा कैसे बन सकते हैं, सोचो। तो ये ऐसे बन सकते हैं कि जब बीच में कहीं पे झाड़ी आ जाए, तो झाड़ियाँ क्या मिट्टी को उलझा लेती है, और झाड़ियाँ जब उलझ जाती हैं तो फिर वो इस तारानुमा बालू का स्तूप बन जाते हैं। वो इन बालू का स्तूप का निर्माण अनियमित पवनों से होता है। हमदा के चारों ओर बनने वाले बालू का स्तूप है, हमदा मतलब जो पथरीले डेजर्ट होते हैं, रोकी डेजर्ट। इन बालू का स्तूप में 3 या 3 से अधिक भुजाएं पाई जाती है। 3 या 3 से अधिक भुजाएं जो होंगी, 1 2 3 भुजाएं या 1 2 3 4 5 भुजाएं, मतलब 3 या फिर 3 से ज़्यादा भुजाएं होंगी, तो उसको अपन ये बोलते हैं। ठीक है, ये जनरली झाड़ियों में उलझ के बन जाता है। ठीक है, तो झाड़ियों वाला टॉपिक बात याद रखना। विस्तार जैसलमेर के मोहनगढ़ और पोखरण में, जैसलमेर के मोहनगढ़ और पोखरण में इसका विस्तार है तारानुमा बालू का स्तूप का। सूरतगढ़ गंगानगर में, गंगानगर के सूरतगढ़ में, और बीकानेर में। ठीक है, अब आते हैं अपन श्रब्स क्रॉप्स। अब देखो फिर से आ गए ये श्रब्स, छोटे बालू का स्तूप जिनका निर्माण झाड़ियों के पास होता है उन्हें श्रब क्रॉप्स कहते हैं। देखो झाड़ियों के पास वाले भी आ गए, जनरली जो झाड़ियों के पास जिनका निर्माण होता है उनको अपन क्या कहते हैं, श्रब कॉपिस। ठीक है, ये बालू का स्तूप सामान्यतः जैसलमेर, जोधपुर एवं बाड़मेर में पाए जाते हैं। देखो वही जो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर सभी। अब आते हैं अपने नेटवर्क बालू का स्तूप। आपस में जुड़े हुए या एक दूसरे से संलग्न बालू का स्तूप को नेटवर्क बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये पूरा हो गया शुष्क मरुस्थल ये बात। तो शुष्क मरुस्थल में यही पाए जाते हैं और क्या पाए जाते हैं। ठीक है, बालू का स्तूप सैंड ड्यून्स तो मिलते, तो अपन ने बात कर ली कहाँ पे तो मिलते हैं, कहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो आप वो वाली बात जरूर याद रखना कि कहाँ पर नहीं मिलते हैं, है ना भाई। जैसलमेर के पोखरण, रामगढ़ और लोधरवा, बाकी तो सब जगह मिल ही रहे, तो इन जगह नहीं मिल रहे। और बाड़मेर के बालोतरा और थोब में, और जोधपुर के फलोदी में। ठीक है, अब अपन आते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल पे, या फिर बांगड़ जो प्रदेश है, राजस्थानी बांगड़, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो देखो पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू वाला जो इलाका है ये अर्ध शुष्क मरुस्थल का। इसमें देखो 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर के बीच की वर्षा होती है। इसमें इस प्रदेश को अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। और शुष्क मरुस्थल तथा अरावली के मध्य स्थित मरुस्थल को अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, अध्ययन के आधार पर अर्ध शुष्क मरुस्थल को पुनः 4 भागों में बांटा गया है। देखो एक तो लूनी बेसिन जिसको अपन गोडवार प्रदेश कहते हैं, नागौरी उच्च भूमि, शेखावाटी अंत प्रवाह और घग्गर बेसिन। देखो इधर आ जाता है घग्गर बेसिन, इधर शेखावाटी होती है, इधर नागौरी उच्च भूमि होती है, इधर लूनी का होता है। तो देखो ये वाला जो पूरा इलाका हो गया ये अर्ध शुष्क हो गया। अपन ने पहले ही पढ़ा था कि ये तो शुष्क होता है, तो ये बीच का जो अरावली से इधर का होता है ये सब अर्ध शुष्क ही होता है। तो वही बात ये बता रहा है। ठीक है, अब अपन आते हैं लूनी बेसिन पे। तो लूनी क्या है, इसी को देखो गोडवार बेसिन कहते हैं। विस्तार पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर एवं सिरोही। देखो इसको आप ऐसे याद रख लेना, लूनी मतलब होता है लूण, लूण मतलब होता है नमक। तो देखो नमक अपन तो खा नहीं सकते, गोड़ ही खा सकता है। ठीक है, तो लूनी बेसिन, गोडवार बेसिन, तो लूनी बेसिन को ही गोडवान बेसिन कहते हैं।
ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। गोंडवान बेसिन कौन सी नदी का अपवा क्षेत्र है, या फिर कौन सी नदी को कहते हैं, कौन सी नदी के अपवा क्षेत्र को कहते हैं? तो गोंडवान बेसिन लूणी बेसिन के अपवा क्षेत्र को कहते हैं। विस्तार इसका है पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर एवं सिरोही में। पूर्णतः अरावली मरुस्थल का भाग नहीं है, पूरा अरावली मरुस्थल का भाग नहीं है। नेहड़रन लूणी बेसिन जालोर में स्थित है, ठीक है। नेहड़रन जो है वो लूणी बेसिन में स्थित है। लवणीय पादप लूणी बेसिन बाड़मेर में पाए जाते हैं, पाए ही जाएंगे। लूणी बेसिन, लूणी के नाम में ही लूण है तो लवणीय पादप पाए ही जाएंगे। नोट, काला भूरा डूंगर यह पाली में स्थित है, जो कि लूणी बेसिन के पूर्व में स्थित है, ठीक है। जो लूणी बेसिन है उसके पूर्व में स्थित है काला भूरा डूंगर, ठीक है। अब आते हैं अपन नागौरी उच्च भूमि। तो नागौर में खारे पानी की झीलें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। बाकी पट्टी देखो, नागौर अजमेर के मध्य स्थित क्षेत्र जहाँ पर फ्लोरोसिस बीमारी अधिक होती है। अब आप इसको ऐसे समझो, बाकी पट्टी नागौरी उच्च भूमि। देखो नागौर में सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें, हम सबको पता है। नागौर में जब सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें है तो खारा पानी होगा तो फ्लोराइड होगा, तो देखो इसीलिए फ्लोरोसिस बीमारी होती है, ठीक है। तो कहाँ पे होती है? नागौरी उच्च भूमि में। बाकी पट्टी देखो, बाकी पट्टी को आप ऐसे याद रख लेना, जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा नमक खा लेगा या फिर बहुत ज़्यादा खारा पानी पी लेगा, जब उसकी फ्लोराइड हो जाएगा तो आदमी बांका हो जाएगा। बांका मतलब टेढ़ा हो जाएगा। तो टेढ़ा हो जाएगा, तो टेढ़ा कब होगा? जब उसकी बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, फ्लोराइड की फ्लोरोसिस वाली बीमारी हो जाएगी तो वो बांका हो जाएगा। तो ऐसे याद रख लेना, बाकी पट्टी का मतलब है फ्लोरोसिस या फिर अजमेर के मध्य का स्थित क्षेत्र जहाँ पे फ्लोरोसिस बीमारी अधिक होती है, उसको अपन बाकी पट्टी कहते हैं। अब अपन आते हैं शेखावाटी अंत्य प्रवाह क्षेत्र पे। तो देखो शेखावाटी पे आते हैं। तो शेखावाटी क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताएं, तोरावाटी अपन ने पहले पढ़ के आए। कातली नदी के अपवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं। जोहड़, शेखावाटी में पानी के कच्चे कुओं को जोहड़ कहते हैं। और सर, शेखावाटी में पाए जाने वाले तालाब जिनका निर्माण मानसून के दौरान होता है, उसको अपन सर कहते हैं। भाई माथे पे आगे पड़ी है, जब जाके अपन ने इन कुओं को बनाया है, तालाबों को बनाया है, तो इसलिए इसका सर हो गया। बीड़ की बात करें तो शेखावाटी में चरागाह भूमि को बीड़ कहते हैं, ये अपन पढ़ के आए पीछे, ठीक है। अब अपन आते हैं गग्गर बेसिन पे। इसका विस्तार श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में है। काठी एवं बग्गी इस क्षेत्र में पाई जाने वाली चिकनी उपजाऊ मिट्टी है। नाली, गग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र को हनुमानगढ़ में नाली कहते हैं, ठीक है। गग्गर नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसको हनुमानगढ़ में नाली कहते हैं। कभी भी नाली शब्द आ जाए तो सीधा रिलेट करना उत्तरी राजस्थान से, हनुमानगढ़ या फिर गंगानगर से रिलेशन लेना। मरुस्थल के संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देखो, खड़िन प्याला झील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मरुस्थल में अस्थायी पानी की झीलों को खड़िन कहते हैं। देखो अस्थायी है मतलब खड़ी है, खड़ी है मतलब कभी भी भाग सकती है, अस्थायी है इधर उधर किधर खड़ी रहती है, तो ऐसे याद रख लेना, खड़िन अस्थायी पानी की झील है। जैसलमेर में पालीवाल द्वारा खड़िन कृषि की जाती है। ये दोनों बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मण द्वारा खड़िन कृषि की जाती है, ठीक है। देखो ऐसे होती है, ये अस्थायी पानी की झीलें होती हैं, यहाँ हो गई फिर कभी यहाँ गई कभी यहाँ गई, ऐसे अपने आगे उड़कती रहती हैं। सर्वाधिक खड़िन उत्तरी जैसलमेर में पाई जाती है, ठीक है, मरुस्थल में ही पाई जाती हैं। तो अब आते हैं रन और टाट। मरुस्थल में दलदली, लवणीय व अनुपजाऊ भूमि या झीलों को रन या टाट कहा जाता है, ठीक है। जो दलदली भूमि होती है, जो दलदल जहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिक होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? रन या फिर टाट। देखो रन ही होगा, जब भाई तुम क्या बोलते हो, दलदली इलाके में भागोगे तो रन करो भाई, उधर गलती से गिर गए तो निकलने का बात नहीं रहेगी, टाट तक नहीं मिलेगी तुम्हारी, ठीक है। तो रन और टाट ऐसा होता है। अब अपन आते हैं सर्वाधिक रन कहाँ पे हैं? जैसलमेर और बाड़मेर में सबसे ज़्यादा रन मिलेंगे, ठीक है, रन और टाट जो भी है। फलोदी, अब देखो जोधपुर के फलोदी और फलोदी और बाप तहसील है। जैसलमेर के भाकरी और पोखरण में, बाड़मेर के थोप में। देखो ये वही जगह है ना जिन जगह पर बालू का स्तू नहीं है। देखो अपन ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, पोखरण जैसलमेर, बाड़मेर का थोप और फलोदी जोधपुर, ये वो वाली जगह है जिन जगह पर बालू का स्तू नहीं है। तो इन जगह पर क्या है? इन जगहों पर रन और टाट है, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। चूरू, ताल छापर चूरू और परिहारी चूरू, इन दोनों जगह पर रन और टाट है। अब आते हैं अपन जल पट्टी और लाठी सीरीज। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सरस्वती नदी के भूमिगर्भ जलीय अवशेष की जल पट्टी लाठी सीरीज कहा जाता है। देखो एक 60 किलोमीटर की एक जल पट्टी है, मतलब उधर पानी बहुत ज़्यादा है। जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ तथा पोखरण के बीच, जैसलमेर जिले का जो मोहनगढ़ है और पोखरण है उसके बीच में 60 किलोमीटर का एरिया है, उसमें पानी ही पानी है, ठीक है। इस क्षेत्र में सेवण लीलन घास पाई जाती है, जिसे गोडवान की शरण स्त्री कहते हैं। इस घास को गोडवान की शरण स्त्री कहते हैं। राजस्थान में सरस्वती नदी का दूसरा भूगर्भिक जलीय अवशेष बयातू, बाड़मेर, सांचौर, जालोर में मिलता है, ठीक है। ये देखो ये है, इधर सेवण घास मिलती है, इसको अपन चांदन नंकू कहते हैं। थार का घड़ा, इस बाकी पट्टी को मोहनगढ़ और पोखरण के बीच में 60 किलोमीटर की जल पट्टी जैसलमेर में है, ठीक है। ये है अपना शिवालिक, प्राचीन सरस्वती नदी का मार्ग यूं यूं जा रहा है, ठीक है। चांदन नलकूप को थार का गड़ा कहा जाता है।
आकलवुड फोसिल पार्क, देखो आकलवुड फोसिल पार्क जो है ये अपने जैसलमेर में, ये एक लकड़ी का उद्यान है, मतलब ये बहुत पुराना है, जुरासिक टाइप का है, मतलब जिस टाइम पे अपने डायनासोर हुआ करते थे तब का है ये गांव जो अपन को मिला है, आकल गांव है। तो इसके अंदर एक फोसिल पार्क बना हुआ है, जीवाश्म उद्यान है, ठीक है, जैसलमेर में है, राष्ट्रीय मरु उद्यान के आकलल गांव में है, इसीलिए इसका नाम आकलवुड फोसिल पार्क है, क्योंकि आकल गांव का नाम है। तो जुरासिक काल 18 करोड़ वर्ष पूर्व ये भारत का प्राचीनतम लकड़ी के जीवाश्म है और पाषाण रूप में प्राप्त हुए हैं, ठीक है, मैंने बता ही दिया था अभी कि लकड़ी के मिलते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन बाप बोल्डर किले पे। तो बाप तहसील जोधपुर में अपन ने बात की थी अभी। हिमानी का मतलब होता है ग्लेशियर्स का मतलब पता होगा। ग्लेशियर्स द्वारा जमा किए गए कंकड़ पत्थर एवं मसौदों को बोल्डर किले कहा जाता है, ठीक है। इसका निर्माण जो होता है वो प्रोमोकार्बोनिफेरस मतलब 25 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था इसका निर्माण, ठीक है। अब आते हैं अपन नकली स्थान या मरुस्थान या ओएसिस। देखो ओएसिस का मतलब सीधा सा क्या होता है, मरुस्थल में जहाँ पर जल बेसिन पाए जाते हैं, मतलब चारों तरफ तो मरुस्थल है और बीच में थोड़ा सा पानी है गोलगट्ट, ठीक है, तो उसके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, तो उसको अपन ओएसिस कहते हैं। घोरे की बात करें तो जो बालू का स्तूप है लहरदार बालू का स्तूप को अपन धोरे कहते हैं। धरियन जो भाग रहे हैं, देखो धोरे मतलब खड़े थे, ये क्या हो गए भागने लगे, धरियन, ठीक है। तो गतिशील स्थानांतरित बालू का स्तूप को धरियन कहते हैं। धोरे एवं धरियन राजस्थान में सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं, ठीक है। स्थानांतरित गतिशील बालू का स्तूप होते हैं, पता है। पीवड़ा देखो एक सांप की प्रजाति है, ये रेतीला कलर का होता है ना, मतलब पीला होता है, रेतीला कलर का, और ये सबसे ज़्यादा जैसलमेर में पाया जाता है। ऐसा कहते हैं कि पीवड़ा सांप मतलब बंदे की छाती पे बैठ के फिर उसके मुंह में से जहर छोड़ता है, बहुत ही डेंजर सांप होता है और बिल्कुल रेत में दिखता और नहीं, बिल्कुल उसकी जैसा होता है, रेत के कलर का जैसा। अब आते हैं अपन मरुस्थलीकरण पे, मरुस्थल का मार्च या फिर रोकथाम। तो देखो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था मरुस्थल का मार्च ऐसे होता है, ठीक है, और मरुस्थल की स्लोप ऐसे है लेकिन मार्च ऐसे होता है, ठीक है। तो मरुस्थल के आगे बढ़ने की जो दिशा है वो उसको मरुस्थल का मार्च कहते हैं, जो आगे बढ़ता है उसको कहते हैं दिशा दक्षिण पश्चिम से, अभी बता ही दिया था, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। सर्वाधिक योगदान बरखान बालू का स्तूप है, अपन ने पहले ही कर दिया था, बरखान बालू का स्तूप की वजह से ही क्या बोलते हैं मरुस्थलीकरण सबसे ज़्यादा होता है। अब देखो अपन आते हैं थार मरुस्थल। तो थार मरुस्थल जो है वो भारत में 86% है और बचा हुआ 14% पाकिस्तान में है। भारत में भी राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा है 62%, गुजरात हरियाणा पंजाब इसमें 38% है, ठीक है। ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया का विस्तार भारत के 4 राज्यों में है, जिसमें सर्वाधिक राजस्थान में 62% है और गुजरात पंजाब एवं हरियाणा में है, ठीक है। इन सब में बात हो ही गई है। देखो मरुस्थल का जो महत्व क्या है, सबसे ज़्यादा देखो खनिज इसमें सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये सब जो मिनरल्स हैं ये सबसे ज़्यादा आपको मरुस्थल में ही मिलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पेट्रोल वगैरह जो नदी के पुराने अवशेष होते हैं वहाँ से सबसे ज़्यादा मिलता है। नवीनीकरण ऊर्जा, देखो क्षेत्र में नवीनीकरण ऊर्जा होती है, जैसे अभी अपन सोलर पार्क वगैरह जो भी लगाते हैं वो सबसे ज़्यादा मरुस्थल में ही लगते हैं, तो उसके भी बहुत ज़्यादा काम आता है अपना मरुस्थल, ठीक है। अब आता है सौर्य ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये अपन बात हो ही गई। परमाणु परीक्षण भी अपन उस जगह कर सकते हैं। 1974 और 98 में अपन ने पोखरण में यहाँ पे पहला परमाणु परीक्षण भी किया था। पर्यटन की बात करते हैं तो यहाँ पर विशिष्ट संस्कृति के कारण पर्यटक अधिक आते हैं। अभी आप रील्स में भी देखते होंगे बार जैसलमेर में कितने पर्यटन ज़्यादा है। बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। थार मरुस्थल की विशेष अधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। पशु संपदा की बात करते हैं तो राजस्थान में मतलब एनिमल डेंसिटी, एनिमल सबसे ज़्यादा इधर मिलेंगे आपको राजस्थान में, कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पशु संपदा अधिक है, बाड़मेर और जोधपुर में, ठीक है। नमक उत्पादन, राजस्थान में खारे पानी की झीलें मरुस्थल में, जैसे देखो नागौर और अपन बात की थी, नागौर में सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें हैं, तो नमक भी सबसे ज़्यादा यहीं पे उत्पादन होगा। तो सांबर, पचपदरा, कुचामन, लूणकरण, पोकरण, ये सारी झीलें हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन होता है। तो ये हमारा ख़त्म हो गया है मरुस्थल, ठीक है। कल हम मतलब नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे अरावली पर्वतमाला, ठीक है। ये भूगोलिक भाग वाला टॉपिक है, नेक्स्ट बुक ये करेंगे।